प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम भारतीय संस्कृत पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। यह पाठ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कोई न कोई एक व्याख्या आती जरूर है। आइए सबसे पहले पाठ का सार देख लें। भारतीय संस्कृत पाठ के लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। प्रस्तुत पाठ उनके भाषण का एक अंश है जो अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन में 15 मार्च 1951 ईस्वी को दिया गया था। इसमें उन्होंने बताया है कि भारत जैसे विशाल देश में रहन सहन, खान पान, भाषा, वेशभूषा, धर्म, जाति, रीति रिवाज आदि सांस्कृतिक दृष्टि से एवं प्राकृतिक दृष्टि से भी विविधता विद्यमान है, किंतु इसी विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। वस्तुतः अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। अपनी समन्वय की भावना के कारण आज भी वह विश्व के मानचित्र पर अक्षुण्ण बनी हुई है। अब आइए प्रश्नोत्तर देखें। संकेत क एक छोर से लेकर आएंगे तक। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर, संदर्भ प्रस्तुत विचार प्रधान एवं सारगर्भित गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसी तरह का संदर्भ आप हर एक में लिखेंगे, इसलिए अन्य भागों में संदर्भ की चर्चा नहीं की जाएगी। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहाँ रेखांकित अंश है, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं बिल्कुल भिन्न है। उत्तर में हेडिंग डालें रेखांकित अंश की व्याख्या और तब लिखें, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे भारत देश में न केवल प्राकृतिक रूप से अपितु धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी इतनी विविधताएं विद्यमान हैं कि कोई अनजान व्यक्ति इसे देखकर ऐसा अनुभव कर सकता है कि यह भारत एक देश न होकर विभिन्न देशों का समूह है। वस्तुतः ये विविधताएं इतनी स्पष्ट हैं कि इन्हें खुली आंखों से सहज ही देखा जा सकता है। प्रमुख नदियों एवं पर्वत श्रेणियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर आपको इसी अनुच्छेद के आधार पर देना है। उत्तर, भारत की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि तथा विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरि आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। संकेत ख, भिन्न भिन्न धर्मों से लेकर आएगी। तो पहला संदर्भ का आप करेंगे भाग 1 के अनुसार। रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहाँ रेखांकित अंश है, इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत के विभिन्न प्रांतों की विभिन्नताओं को देखकर कोई अनजान व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश न होकर विभिन्न देशों का समूह है। इसी प्रकार भारत की अनेक जातियों को अलग अलग अनेक राष्ट्रों के रूप में गिना जा सकता है, किंतु ये सभी मिलकर भारत की गौरवशाली संस्कृति का निर्माण करते हैं। लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह इसलिए कहा है क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों एवं जातियों के लोग रहते हैं। संकेत ग, यह केवल से लेकर हो जाता है। तो संदर्भ आप करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहाँ रेखांकित अंश है,
यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृत का नाम दे सकते हैं। उत्तर, रेखांकित की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि अनेकता में एकता भारत के संदर्भ में सिर्फ काव्य रचने की भावना नहीं है, अपितु चिरंतन सत्य है जो विभिन्न जलप्रपातों का संगम स्थल बनकर समुद्र के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। तात्पर्य है कि जैसे विभिन्न झरनों और नदियों का जल दूर दूर से आकर समुद्र में मिल जाता है, वैसे ही भारत में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों की विचारधाराएं मिलकर जिस संस्कृत का निर्माण करती हैं, उसे भारतीय संस्कृत कहते हैं। तीसरे प्रश्न पर आए। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर भारतीय संस्कृति एक विशेषता बताइए। उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता है। संकेत घ, आज हम इसी से लेकर रखेगा तक। तो संकेत का संदर्भ आप करें। रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश है आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। उत्तर पर आइए। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, अनगिनत बार आक्रमणों का सामना किया है, किंतु भारत की विभिन्नता में एकता एक ऐसा अमृत तत्व है जिसे आज तक कोई मिटा नहीं सका है। हमारी अभिलाषा यही है कि भारतीय संस्कृत रूपी विशाल समुद्र में आकर गिरने वाली जाति, धर्म, भाषा आदि रूपी विविध नदियों में यह अमृत तत्व इसी तरह प्रवाहित होता रहे। हमें आज भी उस अमृत तत्व की तलाश है जो सदियों पूर्व प्रवाहित होता था, जो आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और भविष्य में भी कायम रखेगा। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हमारी इच्छा और प्रयत्न क्या है? उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हमारी इच्छा और प्रयत्न यह है कि विभिन्न विचारधाराओं रूपी नदियों में एकता रूपी अमृत जल सदैव प्रवाहित होता रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है? उत्तर, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व भारतीय संस्कृति की एकता के कारण आज भी कायम है। संकेत अंग, यह एक नैतिक से लेकर एकता भी। तो संदर्भ आप लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ रेखांकित अंश है हमने एक ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रवाह को हमने गांधी जी के रूप में अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा से हमारे मृत प्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार किया है, जिससे लगने लगा कि हमारे शरीर की सूखी हड्डियों में नवीन शक्ति आ गई, निराशा से मुरझाए हुए हमारे मन में आशा का संचार हो गया। लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है? उत्तर, लेखक ने गद्यांश में यह संदेश देना चाहा है कि अमरत्व आध्यात्मिक चेतना है जिसे सत्य और अहिंसा से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारे
अमरत्व की याद दिलाकर किसने मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंके? उत्तर, नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोत के साकार रूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें अमरत्व की याद दिलाकर हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंके। प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रजातंत्र का आशय प्रजा के शासन से है, जिसमें व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जिससे वह अपना पूरा विकास कर सके। मानव मात्र के लिए क्या आवश्यक हो गया है? उत्तर, मानव मात्र के लिए आज सत्य और अहिंसा आवश्यक हो गया है। संकेत च, व्यक्ति अपनी उन्नति से लेकर पाया है। तो संदर्भ आप भाग 1 के अनुसार करें। रेखांकित अंश की व्याख्या, अहिंसा का दूसरा नाम या रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमारी संस्कृति में अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, क्योंकि हिंसा के दुष्परिणाम स्वरूप पूरा राष्ट्र अशांत हो जाता है। अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ है, जो भोग के रूप में हमारे सामने आता है। हमारी सभ्यता में भोग भी त्याग से उत्पन्न हुआ माना गया है और त्याग में ही भोग की सिद्धि मानी गई है। अर्थात त्याग से ही सच्चा भोग प्राप्त किया जा सकता है। स्वार्थ से प्राप्त भोग में सच्चे सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। लेखक के अनुसार हमारी संस्कृत का मूलाधार क्या है? उत्तर, लेखक के अनुसार हमारी संस्कृत का मूलाधार अहिंसा है, जिसका दूसरा नाम त्याग है। लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है? उत्तर, लेखक के अनुसार संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। इससे सभी में प्रेम होगा, जिससे संघर्ष दूर हो सकेगा। मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है? उत्तर, मानव मात्र के लिए अहिंसा का मार्ग अत्यंत आवश्यक हो गया है। संकेत 6, हम अपने दुर्दिनों में से लेकर व्यापक है तक। तो गद्यांश का संदर्भ लिखें। रेखांकित अंश की व्याख्या और रेखांकित अंश है, हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि जिन धारणाओं में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध संस्कृतियां नष्ट हो गईं, उनमें हम न केवल जीवित हैं, बल्कि अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए हुए हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि हमारी नैतिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर टिकी हुई है जो पर्वतों से भी अधिक मजबूत, समुद्र से भी अधिक गहरी और आकाश से भी अधिक ऊंची है। हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके हैं? उत्तर, हम अपने दुर्दिनों में इस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके हैं जिनका विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी जैसे कर्मठ, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वान कवि, अरविंद और महर्षि रमण जैसे योगियों को हमने दुर्दिनों में पैदा किया है। यानी पैराग्राफ में जो है उन्हीं का आपको उल्लेख करना है। लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है? उत्तर, लेखक ने गद्यांश में यह संदेश देना चाहा है कि हमें नैतिकता का पालन प्रत्येक स्थिति में करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में नैतिकता एक ऐसा आधार है जो पहाड़ों से भी अधिक मजबूत, समुद्र से भी अधिक गहरी और आकाश से भी अधिक ऊंची है। संकेत ज, मैं तो यही से लेकर चाहिए। संदर्भ आप करें। रेखांकित अंश की व्याख्या और यहाँ रेखांकित अंश है, यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। उत्तर, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि अन्याय और अत्याचार से समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। देश की सर्वांगीण प्रगति के लिए
हमें अन्याय और अत्याचार की पुनरावृत्ति को रोकना होगा। इसके लिए हमें नैतिकता पर ध्यान देना होगा और ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी होगी जिसमें त्याग की भावना प्रमुख हो। अर्थात हम जो भी धन अर्जित करें उसके मूल में मात्र स्वयं का हित ही नहीं अपितु लोक कल्याण की भावना भी निहित होनी चाहिए। हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए? उत्तर: हमें अपने आर्थिक व्यापार अपनी ऐतिहासिक, नैतिक चेतना या संस्कृति की भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए। अन्यायों एवं अत्याचारों को रोकने का उपाय क्या है? उत्तर: अन्यायों एवं अत्याचारों को रोकने का प्रमुख उपाय है कि हमारे भीतर व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना प्रमुख होनी चाहिए। संकेत झ: आज विज्ञान से लेकर नियंत्रित भी। तो संकेत लिखें और संदर्भ लिखें। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ रेखांकित अंश है: आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और एक समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या देखें। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्तियां दी है और देता भी जा रहा है। कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति और समूह के विकास के लिए करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग अन्य किसी दूसरे व्यक्ति और समूह के विनाश के लिए भी करते हैं। विज्ञान के विनाशकारी उपकरणों का प्रयोग स्वयं की रक्षा के लिए हो, दूसरे के हित के लिए न हो, इसके लिए नैतिक अंकुश आवश्यक है। आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? उत्तर: आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में हो रहा है। लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है? उत्तर: लेखक ने गद्यांश में यह संदेश देना चाहा है कि हमें ऐसी भावना को जागृत करना है जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे एवं भोग भावना को दबाए रखे। संकेत इयां वैज्ञानिक से लेकर अधिकारी होते। तो संदर्भ आप भाग 1 के अनुसार करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश है: पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। उत्तर: रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे ऊपर अनेक बार प्राकृतिक एवं मानवकृत आपदाएं आईं, हमने उनका डटकर सामना किया और हमारी सृजनात्मक शक्ति में कोई कमी नहीं आई। हमारे देश में अनेक आक्रमणकारी आए और गए, अनेक साम्राज्य बने और बिगड़े, किंतु हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही। तात्पर्य कि विषम परिस्थिति में भी हमारी संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा और हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में किस विशेषता का उल्लेख किया है? लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में भारतीयों के अदम्य साहस, धैर्य एवं विषम परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता जैसी विशेषताओं का उल्लेख किया है। संकेत ट हमारी संस्कृति से लेकर ओतप्रोत है। तो संदर्भ आप लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ रेखांकित अंश है: श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। उत्तर: रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारतीय दर्शन के अनुसार भोग की उत्पत्ति त्याग से हुई है और त्याग में ही भोग माना गया है।
इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है कि संसार का भोग त्याग की भावना से करो। किंतु आज भोग के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संघर्ष करता है, एक समाज का दूसरे समाज से तथा एक देश का दूसरे देश से संघर्ष भी इसी भोग के ही कारण है। अतः इन समस्त विरोधों को दूर करने के लिए त्याग की भावना का उत्पन्न होना आवश्यक है। हमारी भारतीय संस्कृति इसी भावना से ओतप्रोत है। उसे आत्मसात कर हम इन सभी विरोधों को शांत कर सकते हैं। हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है? इसका दूसरा रूप क्या है? उत्तर, हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसका दूसरा रूप त्याग है। स्वार्थ के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? स्वार्थ के कारण व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, एक समाज का दूसरे समाज के बीच तथा एक देश का दूसरे देश के बीच संघर्ष आरंभ हो जाता है, जिससे सुख शांति नष्ट हो जाती है और इन सभी का पतन हो जाता है। पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है? उत्तर, पारस्परिक विरोध को त्याग की भावना द्वारा मिटाया जा सकता है। संकेत ठ, दूसरी बात से प्रेरित रहा तक। तो संदर्भ इस तरह से आप लिखें। रेखांकित अंश की व्याख्या और रेखांकित अंश है, संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहाँ उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए नैतिक चेतना का सहारा लिया था। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व सामूहिक चेतना है। भारत के सभी गांव, नगर एवं प्रदेश सामूहिक चेतना से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, अपितु भारत की सभी जात, वर्ग, धर्म एवं संप्रदायों में भी सामूहिक चेतना व्याप्त है। तात्पर्य यह कि इन सभी में व्याप्त एकता का मूल कारण सामूहिक चेतना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की सामूहिक चेतना को पहचान लिया था और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने इसका प्रयोग किया था। यही कारण था कि वे सामान्य जन तथा बुद्धिजीवियों को स्वतंत्रता आंदोलन में एक साथ कर सके थे। जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों? उत्तर, जनसाधारण का हृदय अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से आंदोलित हो उठा, क्योंकि इन्हीं बातों से वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा था। हमारे देश का प्राण क्या है? हमारे देश का प्राण हमारी संस्कृति की सामूहिक चेतना है। बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था? उत्तर, बापू ने क्रांति करने के लिए सामूहिक चेतना का सहारा लिया था। अंग संकेत संकेत ड वर्तमान में समझा जाएगा। तो संदर्भ यहां करें, रेखांकित अंश की व्याख्या और यहां रेखांकित अंश है, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। क्या इस संबंध में उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघलिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें? उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि वर्तमान समय में भारत की प्रादेशिक भाषाओं का स्वाद देश के समस्त लोगों को कैसे चखाया जाए, यह बात विचारणीय है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता होती है। इसका समाधान सुझाते हुए वे कहते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं की रचनाओं को देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध कराया जाना चाहिए, ताकि सभी देशवासी इनका लाभ उठा सकें, क्योंकि इन भाषाओं में पर्याप्त समानता है। अतः सभी देशवासी थोड़े परिश्रम से इनका आनंद उठा सकेंगे। कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का क्यों सुझाव दिया गया है? उत्तर, कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का सुझाव इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि से अधिकांश भारतीय परिचित हैं। अतः यदि कोई रचना देवनागरी लिपि में छपती है तो जन सामान्य आसानी से उसे समझ सकेंगे।
तो इस भाग में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।